गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड मटेरियल है उनका पर्टिकुलर डाइजेशन कहाँ होता है, प्लस उनका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहाँ होता है और कैसे होता है, उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है, ये हमने पढ़ा था। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट जो पॉइंट हम डिसाइड कर रहे हैं वो है एसिमिलेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं स्वांगीकरण। डाइजेशन में हम मेन जो कंपोनेंट्स जो डाइजेस्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और डाइजेशन में जो प्रोटीन है उससे एमिनो एसिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड जो है वो फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को भी और आगे अगर हम डाइजेस्ट करें या उसको पचाए तो ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप में ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है या इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इनका आगे फ्यूचर क्या है ये हमने देखा था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वहां से ये अवशोषित होकर या एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या तो लिम्फ टिश्यूज तक या फिर ब्लड में, इनको आगे एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां से ये अपने टारगेट सेल्स के पास में या ऑर्गन या टिश्यू के पास में जाते हैं, जहां पे इन एमिनो एसिड्स का, मोनोसेकेराइड का, फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है या इनका यूज किया जाता है। इनमें से जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है उनको एनर्जी पर्पज में यूज लिया जाता है या ऊर्जा उत्पादन के लिए इनको उपयोग में लिया जाता है। अदरवाइज जैसी सेल की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड को रीअरेंज करके नए और अलग तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है उसको मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में जब ये सेल्स तक पहुंचाया जाता है वहां पे सेल्स जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोबारा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर लेती है। ठीक यही चीज लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के साथ में होता है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के बाद में ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस या फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाता है, और जहां ये सेल्स के पास में जाता है वहां पे इसको वापस न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करके या पॉलीमराइजेशन करके इसे वापस न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए या आरएनए। तो सेल्स जो है वो डाइजेस्टेड मटेरियल को अपनी जरूरत के अनुसार वापस रीसिंथेसाइज करती है। हालांकि ये उनसे अलग होते हैं, जैसा हमने कंज्यूम किया था या हमने खाया था उस प्रोटीन से काफी अलग होते हैं। तो ये होती है एसिमिलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा परिसंचरण तंत्र, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सिलेबस में ओनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ हम उसी को ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मेनली बना किस चीज का होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आते हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन या जितने भी सेल्स है, टिश्यू है, उनके बीच में जो मैटर का या केमिकल्स का जो एक्सचेंज होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। इसे हम परिवहन तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये जो केमिकल्स है या जो भी मैटर है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचाने का काम जो है वो ये करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें सेकंड पॉइंट के अंदर कुछ लिख रखे हैं, जैसे कल ही हमने या लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डाइजेस्ट होता है या जो भी पचाया जाता है उसको अवशोषण द्वारा या एब्जॉर्प्शन द्वारा सीधे ब्लड में या लिम्फ वेसल्स में उसको डाल दिया जाता है, जहां से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड में के साथ में, और जिस भी ऑर्गन को जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो वहां से उसको ले लेता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये पहुंचाता है,
और इसके अलावा दूसरा इसका जो काम है वो है, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं या हम जब सांस लेते हैं तो हम मेनली ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यहाँ मेनली एक्सचेंज होता है। तो ब्लड का यहाँ पे क्या काम होता है, हम लंग्स में जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है उसको सिंपल विसरण विधि या डिफ्यूजन द्वारा ब्लड उसको ले लेता है और उस ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट करके आता है या वितरित करके आता है। और जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसमें उपापचयी क्रियाओं द्वारा या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वहां से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम सीधे बाहर उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा हमारी जो हार्मोन ग्लैंड्स है या जो भी ग्रंथियां होती है उनमें जो भी केमिकल बनते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। इन हार्मोन्स को पर्टिकुलर जहां इनको बनाया जाता है वहां से लेकर के इनको जिन भी टारगेट ऑर्गन के लिए ये बने हुए होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम भी है वो ब्लड ही करता है। इसके अलावा हमारे जितने भी ऑर्गन या हमारे जितने भी टिश्यू हैं उनमें कई उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन सब को ऑर्गन्स से कलेक्ट करके उसको उत्सर्जी जो अंग होते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी या लिवर की हम बात करें तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम जो है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। तो यहाँ मेरे में भी आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। इसको मैं शॉर्ट में एक बार फिर डिस्कस कर देती हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है जो भी केमिकल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी एंजाइम्स है, जो भी केमिकल है उनको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करने का काम या ट्रांसपोर्ट करने का काम या परिवहन करने का काम जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। सिस्टम ऑब्वियसली बात है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के पर्टिकुलर एक ही काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं या उसी के लिए समर्पित होते हैं तो उन सबको कलेक्टिवली हम सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं वो है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये हम मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो ब्लड की या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसका जो अध्ययन है या स्टडी है उसको एंजियोलॉजी कहा जाता है। और जो एक साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी या एंजियोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड से। ब्लड जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रेड कलर का तरल या लिक्विड संवहनीय योजी उत्तक है या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड की स्टडी है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। और बोन मेरो में ब्लड के फॉर्मेशन की या रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हीमेटोपोइसिस। ओके। और इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी के अंदर टोटल कितना ब्लड होता है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि हमारा जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7 to 8% जो होता है वो ब्लड ही होता है। ब्लड की पीएच की अगर हम बात करें तो ये स्लाइट हल्का सा क्षारीय या बेसिक होता है। इसकी पीएच जो है वो फिक्स होती है, वो होती है 7.4। ओके। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है या एक आभासी योजी उत्तक है। क्यों? तो इसका आंसर ये है कि किसी भी टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें ये हमने पढ़ रखा है कि कई टाइप की सेम फंक्शन करने वाली या सेम टाइप की जो सेल्स होती है वो मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो जब हम एक टिश्यू की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक लिक्विड पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू वही होता है जिसमें वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसी टिश्यू की कोशिकाएं
बनाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्लड की बात करें तो यहाँ पे जो टिश्यू है, जो ब्लड एक टिश्यू है, उसकी जो कोशिकाएं या सेल्स हैं जिसमें आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इसके बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या बाह्य कोशिकीय द्रव्य है जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं, ये इस टिश्यू की कोशिकाओं द्वारा नहीं बनाया जाता है। इस वजह से इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं कि एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है या एक ट्रू टिश्यू क्या होता है। एक ट्रू टिश्यू जो होता है उसमें दो चीजें मेनली प्रेजेंट होती हैं, कोशिकाएं या सेल्स प्लस बाह्य कोशिकीय द्रव्य जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक ट्रू टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो उसी टिश्यू की कोशिकाओं द्वारा ही स्रावित किया हुआ होता है, जबकि ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में ऐसा नहीं होता है। ब्लड की जो कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये अपने टिश्यू के मैट्रिक्स का स्रवण या सिक्रेशन नहीं करती है। इस वजह से जो ब्लड है उसे आभासी योजी उत्तक या फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें किसी टाइप का कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि एक ट्रू टिश्यू में ऐसा नहीं होता। उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स या तंतु है वो पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड का जो संगठन है या कंपोजिशन है वो क्या होता है। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इसका लिक्विड पार्ट या तरल भाग, दूसरा होता है इसका सॉलिड या ठोस भाग। लिक्विड पार्ट की अगर बात करें तो इसका जो लिक्विड पार्ट है उसे मैट्रिक्स या प्लाज्मा कहा जाता है, जो टोटल ब्लड का 55% होता है। और सॉलिड पार्ट जो होता है उसमें मेनली ब्लड कार्पसल्स आती है या रक्त कणिकाएं आती हैं, जो पूरे ब्लड की 45% होती है। और जो ब्लड कार्पसल्स होती है वो तीन टाइप की यहाँ मैंने लिख रखी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप की जो रक्त कणिकाएं हैं यहाँ पे जनरली देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा मैंने इनका रेशियो भी लिख रखा है कि ब्लड सॉलिड पार्ट में जो आरबीसी है वो टोटल ब्लड कार्पसल्स या रक्त कणिकाओं का 99% होती है। बाकी का जो बचा हुआ 1% पार्ट होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो उसमें मिलती है। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है या मैट्रिक्स या प्लाज्मा जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो है वो एक हल्के से येलो कलर का एक लिक्विड पार्ट है और इसका येलो कलर होता है। इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है यूरोबिलिनोजन। ओके, इसकी प्रेजेंस की वजह से जो प्लाज्मा है उसका कलर जो है वो येलो कलर होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा को अगर हम देखें तो प्लाज्मा में 90 से 92% तक वाटर होता है। इसके अलावा 8 to 10% इसमें सॉलिड पार्ट होता है। तो ये हमारे इंटरेस्ट का पार्ट जो है यहाँ पे प्लाज्मा में वो इसका 8 to 10% सॉलिड पार्ट है। तो यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे कि इसके सॉलिड पार्ट में एक्चुअल में क्या क्या होता है। प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो ये टोटल सॉलिड पार्ट का 0.9% पार्ट होता है। और इनऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंसी की अगर बात करें तो जो सॉल्ट में NaCl या कॉमन सैलाइन जिसको हम बोलते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गैसेस जो है ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन जो है वो भी इसी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट की, जो कि टोटल सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा का 7 to 9% होता है। ये जो है वो मेनली जो ऑर्गेनिक पार्ट ये कंटेन करता है उसमें मेनली प्रोटीन्स है। सबसे पहली जो प्रोटीन है वो है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन का जो सिंथेसिस या संश्लेषण जो है वो होता है लीवर में।
और इसका जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर या जो रक्त का कोलोइडी पराशरण दाब है उसको मेंटेन करके रखने का काम जो है वो इसका होता है। ये इसकी अगर हम बात करें तो एल्बुमिन जो ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज्यादा पार्ट है वो ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है कि जो वायरस और बैक्टीरिया जो टॉक्सिक मटेरियल या विषैले पदार्थ जो वो स्रावित करते हैं उनसे हमें बचाना, उनसे हमारी सुरक्षा करना। इसके अलावा इसका दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है कुछ स्पेसिफिक जो केमिकल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबुलिन कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लोबुलिन जो है वो मेनली 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो यहाँ अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन है उनका सिंथेसिस या जो संश्लेषण है वो लीवर या यकृत में ही होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा ग्लोबुलिन का। तो अल्फा ग्लोबुलिन जो है उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है सेरुलोप्लाज्मिन। ये एक प्रकार की या एक टाइप की अल्फा ग्लोबुलिन है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने का। दूसरी टाइप की जो ग्लोबुलिन है वो है बीटा ग्लोबुलिन और इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो होता है वो ब्लड में मेनली आयरन के ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी लास्ट ग्लोबुलिन है वो है गामा ग्लोबुलिन। इसका जो संश्लेषण है वो लिम्फ में होता है या लसिका में होता है और ये जो है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की तरह काम करती है, एंटीबॉडी की तरह बिहेव करती है। एंटीबॉडी क्या होती है इसे हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी यानी जूलॉजी का जो 3rd पेपर है उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ हम ब्रीफली ये समझ सकते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है या प्रोटेक्शन के लिए है। जो भी एंटीजन या बाहर का कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। जो गामा ग्लोबुलिन है इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं इसी वजह से क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का होता है। इसे हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी जो बुक है हमारी उसमें पढ़ेंगे। जो गामा ग्लोबुलिन है ये मेनली 5 टाइप की होती है या 5 टाइप की हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। सबसे पहली होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसकी अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है। इसकी अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी ये 75% तक ये होती है। इसके अलावा जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है 5 टाइप की उनमें ये सबसे हल्की और सबसे छोटी टाइप की होती है और ये एक इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो एम्ब्रियो है या फिटस है उस तक ये जा सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ एक यही ऐसी एंटीबॉडी होती है जो मदर से ग्रोइंग या जो विकासशील जो फिटस है या एम्ब्रियो है भ्रूण है उसको ये मिलती है। सेकेंड जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें इन पांचों में तो ये इन पांचों में 10 to 15% या 10 से 15% होती है। इसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी या स्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं क्योंकि ये मेनली हमारी बॉडी में जो स्रावी ग्रंथियां होती है या सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है जैसे मिल्क ग्लैंड है या सेलाइवरी ग्लैंड है या लारिया ग्रंथियां हैं, ये जनरली उनमें से ये स्रावित होती है या उनमें ये देखने को मिलती है। तो इस कारण इसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लैंड्स में होती है, मिल्क ग्लैंड में होती है। तो डिलीवरी के जस्ट बाद में जो मदर है वो मिल्क या जो कोलेस्ट्रम होता है उसके थ्रू यही एंटीबॉडी ये अपने इन्फेंट को या अपने न्यूबॉर्न या अपने नवजात शिशु को ये देती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये जो है वो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स की 5 to 10% होती है। ये सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी है। इनका
जब भी कोई हमारी बॉडी में कोई एंटीजन या कोई बाहर का कोई भी केमिकल एंटर करता है जो कि हमारी बॉडी का नहीं है, तो सबसे पहले यही अटैक करती है, या सबसे पहले जो सामने लड़ने के लिए आती है वायरस या बैक्टीरिया जो भी एंटर कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले फ्रंट में यही उसको मिलती है, ये वायरस बैक्टीरिया इसी को सबसे पहले फेस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये टोटल जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनमें 1 से 3% तक होती है। इसे सरफेस या सतही प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये बी लिम्फोसाइट की जो आउटर सरफेस होती है, ये एक कोशिका, ये एक सेल है बी लिम्फोसाइट, इसकी जो आउटर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। अब ये बीटा लिम्फोसाइट क्या होती है, इसे भी हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी जो हमारी बुक है उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में लास्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसे एलर्जी एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज से एलर्जी होती है तो सबसे पहले या सबसे ज्यादा बनने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो यही होती है। ठीक है, तो हमने जो ऑर्गेनिक पार्ट है प्लाज्मा का, उनमें से 3 प्रोटीन हमने डिस्कस करे हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2 है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन है, इनका मेन जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। जब भी हमें चोट लगती है, हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो वहां पे क्लोट बनाने का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का ही होता है। तो यहाँ पे ये टोटल 4 टाइप की जो प्रोटीन्स है वो हमारे प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट का पार्ट होती है। इन सब के अलावा ये जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनके अलावा हमारे ब्लड में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।